स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक कोशिका की। और बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में हम पढ़ रहे थे कोशिका अंगक यानी कोशिकांग। पिछली क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ लिया था। थोड़ा सा भाग रह गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मुझे आपको बताना है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो छोटा सा भाग किसका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, और अगला कोशिका अंगक पढ़ेंगे कौन सा, लवक। ठीक है, तो आज बेटा जी हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो थोड़ा सा रह गया है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, लवक की, और लास्ट में मैं लेकर आऊंगा क्या, क्विज। चले स्टार्ट करें। आइए बेटा जी एक बार रिवाइज करा देता हूं। हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि क्या पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम प्लाज्मा झिल्ली पढ़ चुके हैं, कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं, कोशिका अंगक पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने देखा था अंतद्रव्य जालिका, दूसरा हमने देखा राइबोसोम, तीसरा हमने देखा गोल्गी, चौथा हमने देखा लैन, पांचवा हमने देखा राजधानी, छठा हमारा चला था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना मैंने आपको बता दी थी। इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर हम देखते हैं तो एक बाहरी झिल्ली है, एक अंदरूनी झिल्ली है। अंदर वाली झिल्ली जो है वो कुछ फोल्ड बना रही थी, कुछ अंदर की तरफ वलन ले रही थी। वलन मतलब घुमाव, इस तरीके से अंदर की तरफ ये घुमाव दिख रहे हैं। और इन्हीं घुमाव को मैं एक बार वापस से बना देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। ये इस तरीके से इन घुमावों को हमने नाम दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, क्रिस्टी। याद आ रहा है ये क्या कहला रहे थे बेटा जी, क्रिस्टी, भूलना मत। और अंदर जो द्रव्य मिल रहा था बच्चों, उस द्रव्य को याद करिए जल्दी से। हमने उस द्रव्य को नाम दिया था क्या, आधात्री। क्या नाम दिया था, आधात्री यानी मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इस मैट्रिक्स में क्या मिल रहा था ये भी बताया था मैंने आपको, क्या एक गोलाकार डीएनए मिल रहा है, और क्या मिल रहा था, राइबोसोम मिल रहा था। क्या मिल रहा था, राइबोसोम मिल रहा था। और ये जो राइबोसोम जो था बच्चों, ये राइबोसोम जो था ये कौन से प्रकार का था, याद करिएगा, 70S प्रकार का था। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो चीज रह गई है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आपको याद आ रहा है पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये जो क्रिस्टी होती है, इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ संरचनाएं मिलती हैं। इन संरचनाओं को मैंने आपको बताया था, इनको कुछ नाम देते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है, इन संरचनाओं को हमने कुछ नाम दिया था। अगर आपको याद हो, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, मैंने आपको बोला था ये जो संरचनाएं हैं जो क्रिस्टी पर मिल रही हैं, इनको हमने नाम दिया था क्या, ऑक्सीसोम। क्या नाम दिया था बालक, ऑक्सीसोम। ठीक है, तो ऑक्सीसोम कुछ संरचनाएं हैं ऐसी है। देखो आप सभी ने मेरे ख्याल से रैकेट खेला है, टेनिस वाला, या चिड़ी बिल्ला होता है ना, चिड़ी बिल्ला बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या, रैकेट। किसका रैकेट होता है, क्या बोलते हैं, कौन सा गेम होता है वो चिड़ी बिल्ले वाला है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक तो होता है टेनिस होता है, एक और होता है, मेरे को दिमाग से उतर गया। कुल मिलाकर वो जो रैकेट जो होता है कुछ ऐसा ही होता है ना। हाँ, बैडमिंटन, याद आ गया, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होता है ना रैकेट। एक डंडा होता है और एक संरचना फूली हुई होती है, यही होता है ना। बिल्कुल ऐसी ही संरचना किसकी है, ऑक्सीसोम की है। और कहीं ना कहीं वो जो चिड़ी बल्ला जो होता है, उसमें जो बल्ला जो होता है यानी रैकेट जो होता है, उसका नीचे वाला भाग थोड़ा सा फूला हुआ सा भी होता है, पकड़ने वाला, है ना। बिल्कुल वैसी संरचना होती है किसकी, ऑक्सीसोम की। और ये ऑक्सीसोम जो होते हैं ये कहां पर मिल रहे हैं, याद रख लेना, भूल मत जाना, क्या, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टी पर। अब ये क्वेश्चन कैसे घूमेगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन घूमेगा, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, सुनना सुनना कैसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, दूसरा ऑप्शन अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, तीसरा ऑप्शन क्रिस्टी, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। अब कई बच्चे सोचेंगे अरे सर हमने ना ये ऑक्सीसोम पढ़ा था, ये मिल रहा था अंदरूनी झिल्ली पर। अरे मेरे भाई जरा देखना ये वाला भाग, ये वाला जरा सोचिए, ये वाला भाग क्या है, अंदरूनी झिल्ली है या नहीं है ना, क्या यहां पर मिल रहा है आपको ऑक्सीसोम, नहीं। पर्टिकुलरली ये जो हरे रंग की संरचना है, ऑक्सीसोम कहां मिल रही है, वो भाग अंदरूनी झिल्ली का जो मुड़ गया है। अब ये वाला भाग क्रिस्टी थोड़ी ना कहला रहा है, जरा सोचिए, क्या मैंने इसको क्रिस्टी बोला, नहीं, ये अंदरूनी झिल्ली है। हाँ, ये जब अंदरूनी झिल्ली मुड़ जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी नहीं है, ये जगह क्रिस्टी नहीं है, ये जगह क्रिस्टी नहीं है, ये है क्रिस्टी। जब ये अंदरूनी झिल्ली मुड़ गई है तो क्रिस्टी पर मिलते हैं क्या, ऑक्सीसोम, भूल मत जाना। सिंपल सा है, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप में से कई मेरे से ये पूछेंगे सर ये ऑक्सीसोम कितने मिलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना बेटा जी, ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये लगभग 10,000 से लेकर 10 लाख तक, 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकते हैं। पहला बिंदु आज का माइटोकॉन्ड्रिया का, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जितना पढ़ा था वो सारे बिंदु बता दिया था। बचे हुए जो बिंदु हैं उनमें से आज का पहला जो बिंदु है वो ये कि ऑक्सीसोम जो होते हैं जो यहां पर मिल रहे हैं उनकी संख्या एक माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी हो सकती है। हमने बोला सर 10 की घात 4 का मतलब कितना होगा, 10,000। 10 की घात 6 का मतलब कितना होगा, जरा सोचिए, 10 लाख होगा कि नहीं होगा। तो 10,000 से लेकर 10 लाख हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, जरा सोचिए। मैंने आपको बताया था ये जो ऑक्सीसोम होते हैं इन्हीं का ही मुख्य कार्य होता है क्या, ऊर्जा उत्पन्न करना। यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए। अब जरा सोचिए मेरे भाई, ऊर्जा का अगर निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है, ऊर्जा का, एनर्जी का अगर प्रोडक्शन करना है, एनर्जी उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऑक्सीसोम, जो किसके अंदर मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए ऑक्सीसोम की संख्या 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। तो अगर जरा सोचिए ऊर्जा अगर बहुत ज्यादा बनानी है तो ऑक्सीसोम की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। कम बनानी है तो कम हो जाएगी। तो 10,000 तो सबसे कम है और 10 लाख सबसे ज्यादा है। अब ये डिपेंड करेगा उस कोशिका की क्रियाशीलता पर कि उसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करनी है कि कम ऊर्जा उत्पन्न करनी है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, आइए, ये तो हमारा आज का पहला बिंदु कि भैया एक माइटोकॉन्ड्रिया में इतने ऑक्सीसोम होते हैं। आइए दूसरा बिंदु जो है ना, इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख रहा हूं नोट, इस पर मैं लगा रहा हूं स्टार, 5 स्टार। ठीक है, यानी ये वाला बिंदु जो है आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये वाला बिंदु जो मैं आज का दूसरा बिंदु आपको बताने वाला हूं, ये तो कतई भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ये अर्ध स्व नियंत्रित कोशिकांग होते हैं। ठीक है, क्या लिखा, ये यानी माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग होते हैं। अब इस शब्द का मीनिंग जो है बहुत गहरा है, हम समझेंगे। इंग्लिश में बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। ठीक है,
अब ना इस शब्द की गहराई को समझते हैं कि आखिर इस शब्द का मीनिंग क्या है। समझना, ध्यान से सुनना। देखिए, स्वनियंत्रित मतलब, नियंत्रित का मतलब समझ में आता है, नियंत्रण, किसी चीज को नियंत्रण। और जरा सोचिए, मैं अपना हाथ ऐसे कर रहा हूं, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? हाँ। किसी के बस में है? हाँ है। ठीक है, स्वनियंत्रित यानी मैं स्वयं कर रहा हूं, कोई और नहीं करा रहा। देखो, मैं अपना हाथ ऐसे कर रहा हूं, कोई और नहीं करा रहा, कोई मेरा हाथ पकड़ कर नहीं करवा रहा, मैं खुद कर रहा हूं, यानी मैं स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं इस अपने हाथ की इस गति को। तो स्वनियंत्रित का मतलब तो समझ में आ गया। अब इसी स्वनियंत्रित को इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस वर्ड है ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक मतलब जरा सोचिए, अपने आप स्वयं कोई कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज में लिया स्वनियंत्रित। लेकिन उसके आगे एक और शब्द लगा दिया, अर्ध, सेमी। अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है, अब आधे तरीके से स्वयं कोई नियंत्रण हो रहा है। क्या बोला? आधे तरीके से स्वयं कोई चीज नियंत्रित हो रही है। अब आप बोलेंगे सर क्या समझ में नहीं आया? तनिक रुको, देखो देखो बेटा, ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनना बेटा, ये एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर है केंद्रक। कौन है बाबू? केंद्रक है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैमरलिंग। एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? हैमरलिंग। ठीक है, उन्होंने किसने था? हैमरलिंग ने एक शैवाल पर कार्य किया। शैवाल यानी एल्गी पर कार्य किया, जो एक हरी शैवाल थी। एक हरी शैवाल पर कार्य किया था। किस पर? एक हरी शैवाल पर कार्य किया जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। ठीक है, मालूम मैं हैमरलिंग हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं काम कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं एक हरी शैवाल जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। ठीक है, और मैंने अध्ययन करने के बाद, यानी हैमरलिंग ने अध्ययन करने के बाद एक चीज बताई। क्या स्टेटमेंट देखिएगा उन्होंने क्या दिया हैमरलिंग ने, इंग्लिश में दिया, न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ सेल। ये उन्होंने बताया। अब इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक कोशिका का निर्देशक केंद्रक होता है। केंद्रक होता है। हमने बोला जी चलो जी ठीक है सर, समझ में आ गया, मीनिंग क्या है इसका। जरा सोचिए, एक मूवी बनती है तो उसका कोई डायरेक्टर होता है, कोई निर्देशक होता है या नहीं होता? होता है ना। तो क्या वो निर्देशक निर्देश देता है ना, किसको? एक्टर को और एक्ट्रेस को, हीरो को और हीरोइन को निर्देश देता है ना, कि ऐसे सीन करना है, ऐसे सीन करना है, अब ये करना है, वो करना है, यानी वो निर्देश देता है, वो डायरेक्शन देता है, वो बताता है कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ये करो, अब वो करो, है ना। अब जरा सोचिए, उसी चीज का मीनिंग यहां पर जरा सोचिए, क्या बोला उसने ये बोला कि अगर कोई कोशिका, मान लो एक मूवी है, कौन कोशिका? मान लो एक मूवी है जिसके अंदर कई सारी चीजें हो रही है। जैसे मूवी के अंदर कई सारी घटनाएं होती है ना, कि हीरो भाग रहा है, हीरोइन के पीछे भाग रहा है, मतलब जो भी कुछ घटनाएं होती है मूवी में होती है ना। हमारी कोशिका एक मूवी है, ठीक है, और उस मूवी के अंदर कई सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका का बनना, गोल्जिकाय का बनना, फिर वो गोल्जिकाय का उस एंजाइमों का स्थानांतरण करना, फिर वो गोल्जिकाय प्रोटीन का स्थानांतरण कर रहा है, फिर वहां से लयनकाय बन रहे हैं, फिर वहां से रसदानी बन रही है, राइबोसोम का निर्माण। जरा सोचिए, ये सारी की सारी घटनाएं कहां हो रही है? कोशिका के अंदर हो रही है। ये सारी की सारी एक मूवी चल रही है जिसके अंदर कई सारी घटनाएं हो रही है। इन सारी घटनाओं का निर्देशक एक कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सभी को रेगुलेट कर रहा है। कौन? उसका न्यूक्लियस। यानी राइबोसोम बनाना है, इसका मैसेज कौन लाएगा? इसका मैसेज, इसको निर्देशित कौन करेगा? इसका राइबोसोम का निर्माण जो है, इसका नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक। सब अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका बनानी है ना, इसका संदेश किसके पास है? केंद्रक के पास। सब गोल्जिकाय बनाना है, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? सर गोल्जिकाय का निर्माण करना है, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? केंद्रक। सर लयनकाय बनाना है, लाइसोसोम बनाना है, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? केंद्रक। समझ में आ गया? सर रसधानी बनानी है, उसके निर्माण को निर्देशित कौन कर रहा है? सर केंद्रक कर रहा है। यानी केंद्रक है जो एक कोशिका की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कहती सी बात समझ में आ गई? यानी देखो, एक वर्ड बोलता हूं इंग्लिश का, सब समझ में आ जाएगा। एवरी फंक्शन ऑफ सेल इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियस। अब ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से इंग्लिश में बोला है, ठीक है, और थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट लगाकर बोलूं, एवरी फंक्शन ऑफ द सेल इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस। मजाक कर रहा हूं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। हां जी बेटा, एक सेल की सारी गतिविधियों को कौन नियंत्रित कर रहा है बेटा? जिसका केंद्रक कर रहा है, कि अंतःप्रेरक द्रव्य बनानी है, कौन नियंत्रित कर रहा है? केंद्रक। कोशिका बनाना है, कौन नियंत्रित कर रहा है? केंद्रक। लयनकाय बनाना है, रसधानी बनानी है, राइबोसोम बनाना है, प्लाज्मा झिल्ली बनानी है, कोशिका झिल्ली बनानी है, कोशिका भित्ति बनानी है, सब कुछ कौन नियंत्रित कर रहा है? केंद्रक, है ना। अब ध्यान से सुनना, केंद्रक कैसे कर रहा है? आप ये पूछेंगे सर केंद्रक के अंदर ऐसा क्या है कि वो ऐसा कार्य कर रहा है? तो बेटा सारी की सारी सूचनाएं जो होती हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, वो इस केंद्रक के अंदर कौन रखे बैठा है? अंदर मिलने वाला आनुवांशिक पदार्थ जो कौन है अंदर? डीएनए। कौन होता है अंदर? डीएनए। तो अब जरा सोचो, मेरी बातों का कुछ असर हुआ, फीलिंग आई समझने का? क्या कि बेटा एक कोशिका के सारे कार्यों को कौन नियंत्रित कर रहा है? केंद्रक। यानी केंद्रक कौन है? निर्देशक है, ठीक है। अब जरा सोचिए, सारी की सारी गतिविधियों को अगर केंद्रक नियंत्रित कर रहा है तो केंद्रक में कौन है जो नियंत्रित कर रहा है? भाई कोई ना कोई चीज होगी ना केंद्रक के अंदर जो नियंत्रित कर रहा है। कौन है? तो हमने सीधा बोला सर डीएनए है। ये डीएनए के पास सारी की सारी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, ये सारे के सारे कार्यों को नियंत्रित करने की। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब आ जाते हैं अपने बिंदु पर। ध्यान से सुनना, समझना क्या कहने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुनना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये है लवक। कौन है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये लवक। बाबू जरा सोचो, दिमाग लगाओ बालक, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए नहीं मिल रहा? क्या हरित लवक में डीएनए नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब सोचो, सुनना ताता सुनना, ध्यान से सुनना। इसके पास खुद का डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, हरित लवक के पास भी खुद का डीएनए है ना। अब जरा सोचिए, एक सेल की सारी गतिविधियों को कौन नियंत्रित कर रहा था? केंद्रक के अंदर मिलने वाला डीएनए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण को देखो, राइबोसोम का निर्माण करना कौन नियंत्रित कर रहा है? डीएनए जो किसके अंदर बैठा है? केंद्रक के अंदर। हरित लवक का, सॉरी अंतःद्रव्य जालिका का, गोल्जिकाय का, लयनकाय का, रसधानी का, ये जितने भी कोशिकांग मैंने अभी नाम लिए हैं, इन सबके निर्माण को नियंत्रित कर रहा था केंद्रक के अंदर मिलने वाला डीएनए। लेकिन परंतु ध्यान से सुनना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण को कौन नियंत्रित करेगा? सोचो, आधे तरीके से, आधे तरीके से कौन? केंद्रक, और आधे तरीके से ये खुद, आधे तरीके से केंद्रक और आधे तरीके से स्वयं। अब आप मुझे बताएं, आधे तरीके से केंद्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए था ना, वो सफिशिएंट नहीं था पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए।
यहां जो डीएनए मिल रहा है वो काफी नहीं है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की, आधी इंफॉर्मेशन है। और आधी इंफॉर्मेशन किसके पास है? केंद्र के अंदर मिलने वाले डीएनए की। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाए, क्या पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए अकेला केंद्र काफी है? नहीं नहीं, ये खुद भी तो चाहिए, इसके खुद के पास भी तो इंफॉर्मेशन है कि नहीं है ना? अब जरा सोचो, वर्ड क्या लिखा हुआ है? अर्ध। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? अर्ध। और अर्ध का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आता है कि अर्ध का मतलब है आधा। स्वयं नियंत्रित का मतलब स्वयं कोई चीज अपने आप को नियंत्रित कर रही है। अब पूरा वर्ड सोचो, आधे तरीके से कोई कोशिकांग स्वयं को नियंत्रित कर रहा है, स्वयं को नियंत्रित कर रहा है, यानी स्वयं की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, स्वयं के निर्माण को नियंत्रित कर रहा है। जरा सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया आधे तरीके से स्वयं के निर्माण को नियंत्रित कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का क्या है? डीएनए है। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, क्या जो लवक होते हैं, लवक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या उनमें भी डीएनए है? हाँ है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इन लवकों को भी अर्ध स्व नियंत्रित कोशिकांग बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे बेटा जी, बिल्कुल बोलेंगे। तो अब याद रखना, नीट का बहुत फेमस प्रश्न है, कई दफा रिपीट हुआ है मेरे भाई, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहां पर नोट डाला था और स्टार लिखा है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न कई दफा दोहराया गया है। याद रखना, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जो अर्ध स्व नियंत्रित कोशिकांग कहलाते हैं। याद रखना, कैसे कहलाते हैं? अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग कहलाते हैं, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहलाते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खुद के निर्माण को आधे तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। आधे तरीके से नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। भूल मत जाना इस चीज को, इंफॉर्मेशन को याद रखना, क्या कि केंद्रक के पास सारी इंफॉर्मेशन है सारे कोशिकांग बनाने की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक बनाने की आधी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन उनके खुद के पास है, क्योंकि उनके पास क्या है? खुद का डीएनए। खत्म। बताएं, क्या ये दूसरा बिंदु जो आज हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया का, मेरे भाई याद रहेगा कि भूल जाएंगे? जरा सोचिए, क्या ये याद रहेगा कि भूल जाएंगे? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चे, और जो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जरूर याद रखना। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा, अब एक बार जरा फटाफट माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देख लेते हैं। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर कार्य की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ एक ही फंक्शन हमें याद रखना है, सिर्फ एक फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, एक और चीज, रुको, कार्य पढ़ने से पहले रुक जाइए। एक और चीज, कितने बिंदु हो गए बेटा? ये दो बिंदु हो गए थे ना, एक तीसरा बिंदु और सुनिएगा, एक तीसरा बिंदु हमारा रह गया है, ध्यान से सुनना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये अपने आप को नियंत्रित करता है आधे तरीके से, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी संख्या को बढ़ाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या को बढ़ाता है। कैसे? विखंडन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, याद रखना। विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। क्या? सिंपल लाइन बोलिए, क्या? विखंडन विधि जो होती है, विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कौन बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया। आप बोलेंगे सर विखंडन क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ये देखो, ये आपको एक संरचना दिख रही है। ठीक है, इस संरचना ने अपने आप को, देखिएगा, इस संरचना ने अपने आप को क्या करते हुए दिखाई दे रहा है? आपको देखिएगा क्या करते हुए दिख रही है ये संरचना। सिंपल, क्या एक संरचना अपने आप को दो बराबर भागों में बांट रही है? मान लो ये जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सिर्फ एज्यूम करना, सोचना, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये इसके अंदर ये डीएनए है। सबसे पहले इस डीएनए ने अपना द्विगुणन कर लिया, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बन गया। आप बोलिए सर ऐसा होता है? हाँ बेटा होता है। 12वीं कक्षा में जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, तो वहां पर एक अध्याय होगा का आनुवंशिकता का आणविक आधार, जहां पर आप पढ़ेंगे कि एक डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। याद रखना, डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, अपनी प्रतिलिपि बना सकता है, अपनी जेरॉक्स कर सकता है, अपने जैसा एक और डीएनए अणु बना सकता है। याद रखना, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया और ये उसका डीएनए ने अपनी रेप्लिकेशन कर लिया, एक से दो बन गए हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक दरार पड़ी और ये दरार बढ़ती गई और इस दरार ने माइटोकॉन्ड्रिया को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये प्रक्रिया कहलाती है विखंडन। भूल मत जाना, ये विखंडन विधि द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आधे तरीके से कौन नियंत्रित करेगा? खुद। और आधे तरीके से कौन नियंत्रित करेगा? केंद्रक। ठीक है, ये हमारे तीन बिंदु थे। अब जल्दी से कार्य पढ़ लेते हैं बेटा जी हमारा, जल्दी से देख लेते हैं कार्य। किसका कार्य? जरा जल्दी से सोचो, किसका कार्य? अब हम देखने वाले कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का, एक सिंपल सा कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है ऊर्जा का गृह। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का गृह। कई बुक्स में इसे ऊर्जा की भट्टी भी बोल रखा है। सिंपल, हम बोलते हैं ऊर्जा का गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। ऊर्जा का ग्रह जो है उसको हम लिख देते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्यों बोला। सोचिए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्यों बोला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रही है? ऊर्जा। आप बोलेंगे किस रूप में बनती है ऊर्जा? क्या होती है ऊर्जा? तो ध्यान से सुनना, क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। हमने जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, ध्यान से सुनना, हमने जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया देखा बेटा जी, इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहां पर ये ऑक्सीसोम मैंने बताए थे ना, क्या बताए थे? ऑक्सीसोम। आपने याद रखना, इन ऑक्सीसोम के अंदर, इनके अंदर बेटा यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर ऑक्सीसोम में, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऑक्सीसोम में मिलते हैं श्वसन एंजाइम। क्या बोला हमने? ऑक्सीसोम जब दिखाया था ना आपको, टेनिस की जैसी संरचना थी, क्रिस्टी पर मिल रही थी, उस ऑक्सीसोम में मिल रही है क्या बेटा जी? श्वसन एंजाइम। ऐसे एंजाइम जैसे, आप बोलिए कौन से श्वसन एंजाइम? नाम बता देता हूं, एटीपीएज। क्या नाम है एंजाइम का? नाम क्या? एटीपीएज। ये एंजाइम है जो किसमें मिल रहा है? ऑक्सीसोम में मिल रहा है। अब साहब ये एंजाइम क्या करता है? ध्यान से सुनना, ये एंजाइम जिम्मेदार होता है, निर्माण करता है किसका? एटीपी का। सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? फिर से सुनना, क्या बोला? ऑक्सीसोम थे, ऑक्सीसोम कहां पर मिल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर मिल रहे थे। इन ऑक्सीसोम में क्या मिल रहा है? एंजाइम मिल रहे हैं, जिनको हमने बोला श्वसन एंजाइम, जैसे एटीपीएज। क्या कार्य कर रहे हैं भैया? ये निर्माण कर रहे हैं किसका? एटीपी का। सिंपल, किसका निर्माण कर रहे हैं? एटीपी का। अब साहब एटीपी क्या होता है? ध्यान से सुनना, एटीपी एक अणु है, एटीपी एक अणु है जिसका फुल फॉर्म आप में से कईयों को पता है, जिनको नहीं पता याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप बोलेंगे ये क्या है? देखिए, ये मान लो एडिनोसिन एक रसायन है, ध्यान से सुनना। अभी ये नहीं बताऊंगा कौन है, बाद में आएगा जब मैं बोलूंगा जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे, अनुवांशिक किताब पढ़ेंगे। ये एडिनोसिन क्या होता है? एक नाइट्रोजन क्षार होता है एडेनिन, उसके साथ शर्करा जोड़ देते हैं, उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? शर्करा, तो वो बनता है एडिनोसिन। एडेनिन प्लस शर्करा क्या बनता है? एडिनोसिन, जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, है ना, इसीलिए अभी छोड़ देना, बस अभी इतनी सी बात याद रखना। एडिनोसिन एक रसायन है, एक केमिकल है, ठीक है, जिसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। कितने फॉस्फेट जुड़े हुए? फॉस्फेट तो समझ में आता है ना, फास्फोरस फॉस्फेट क्या जुड़े हुए एडिनोसिन के साथ। ये संरचना क्या कहला रही है आपकी? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3। तो एटीपी का निर्माण किसने किया? सब श्वसन एंजाइम ने, जो काम मिल रहे हैं ऑक्सीसोम पर, ठीक है। फाइनली किसका निर्माण हो गया? एटीपी का। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मान लो अगर मुझे बोलना है, ध्यान सुनना, मुझे बोलना है, मुझे सोना है, मुझे लिखना है, मुझे चलना है, मुझे बातें करनी है, मुझे आंख झपकानी है, मुझे खाना है, कोई भी कार्य अगर मुझे करना है, इनफैक्ट सोते हुए भी, सुन रहे हैं, सोते हुए भी, जागते हुए भी कोई भी कार्य अगर करा जा रहा है तो उसमें खर्च हो रही है क्या? एटीपी। क्या बोला हमने? कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें उपयोग में आती है क्या? ऊर्जा। और वो ऊर्जा कैसे बनती है? ध्यान से देखिएगा, क्या होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बताएं मुझे। क्या आपको यहां पर, सोच समझकर मुझे बताना, क्या आपको यहां पर, यहां से यहां पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एटीपी में से एक फॉस्फेट अलग होती हुई दिखाई दे रही है? हो रही है ना, यानी एटीपी टूट रहा है, एक फॉस्फेट अलग हो रहा है, और बेटा ये जब फॉस्फेट जब अलग हो जाता है तो अलग होने से निकलती है ऊर्जा। आया समझ में? तो याद रखना, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या था? ऊर्जा की जो इकाई होती है ना, ऊर्जा की जो यूनिट होती है, ऊर्जा का जो पैकेट होता है, कौन? एटीपी, इसका निर्माण करना। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया बनाती जा रही है क्या? एटीपी, 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 एटीपी। एक कोशिका, इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने बना दी क्या? एटीपी। अब जरा सोचिए, कोशिका को कोई कार्य करना है, किसको? कोशिका को कोई कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए क्या खर्च होनी पड़ेगी? ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मिलेगी? साहब वो जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई थी, उस एटीपी में एक फॉस्फेट को हटाओ, एटीपी में एक फॉस्फेट हटेगा, हटने से निकलती है क्या? ऊर्जा। बता, इतनी सी बात समझ में आई है? क्लियर है? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। क्योंकि सीधी सी बात है बेटा जी, किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का। कैसे? एटीपी, एटीपी का निर्माण करके। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण कर देता है, और ये एटीपी जब जरूरत होती है तो इस एटीपी को तोड़ा जाता है, एक फॉस्फेट को अलग किया जाता है। जैसे फॉस्फेट अलग हो जाती है तो मिलती है ऊर्जा, उस ऊर्जा का उपयोग कर लेती है कोशिका। इसीलिए कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोला? एक ग्रह का मतलब जहां पर किसी चीज का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। समझ में आ गया? तो ये है बेटा जी हमारा अब जाकर पूरा खत्म हुआ है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आज जो मैंने वो बिंदु बताया था ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन सा? अर्ध। अच्छा, उसको ना अर्ध स्वायत्त भी बोला जाता है, कई बुक्स में आप देखेंगे अर्ध स्वायत्त मिल जाएगा, अर्ध स्वयं नियंत्रित मिल जाएगा। तो जो सा शब्द आपको अच्छा लगे उसको अपना लेना, मेरे को ये अच्छा लगता है, अर्ध स्वयं नियंत्रित। अर्ध का मतलब आधा, स्वयं का मतलब अपने आप, नियंत्रित का मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। तो आधे तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और आधे तरीके से करवा रहा है किससे? न्यूक्लियस से अपने आप को कंट्रोल। ये था हमारा कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। बताएं क्या ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है? डनाडन डन। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब हम नेक्स्ट कितने कोशिकांग हो गए बेटा जी? हमारे 6। अब नेक्स्ट 7वां कोशिकांग या कोशिका अंग हम पढ़ने वाले हैं ये, और ये जो है ये है बच्चों हमारा लवक। ये भी एनिमेशन है, देखिए यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, धीरे 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 कुछ दिख रहे हैं। ये है बच्चों हमारा लवक है, ठीक है। आइए बात करते हैं किसकी बच्चों? लवक की बात करने वाले हैं। लवक, सबसे पहले लवक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये भी याद रखना बच्चों। लवक को इंग्लिश में बोला जाता है, याद रखना, प्लास्टिड। क्या बोलते हैं लवक को? इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है। अब हम ये लवक को पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? लवक के बारे में पढ़ना, यानी प्लास्टिड के बारे में पढ़ना। सबसे पहला बिंदु, ये लवक की खोज और लवक शब्द किसने दिया था? तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु बेटा याद रखना है, लवक शब्द एवं खोज जो है उसके लिए जिम्मेदार जो वैज्ञानिक है, सिंपल तरीके से याद रखना, हैकल। कौन है बच्चों? याद रखना कौन? हैकल। वो वैज्ञानिक है जिन्होंने शब्द भी दिया और खोज भी करी है। सिंपल। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये लवक मिलते किसमें हैं? मेरे अंदर है? नहीं। आपके अंदर? नहीं। कुत्ते में? नहीं। बिल्ली में? नहीं। शेर में? नहीं। पादपों में? हाँ। ये मिलते हैं किसमें? ये पादपों में। सिर्फ पादपों में मिलते हैं और किसी में भी मिलते हैं? जरा सोचिए, आरे करके 5 जगत याद आ रहे हैं आपको? मुनीरा जगत? नहीं, मुनीरा जगत में नहीं, क्योंकि ये क्या है? कोशिकांग है, और कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं होते, ठीक है। दूसरा, प्रोटिस्टा जगत, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। कवक, कवक में नहीं मिलते हैं, याद रखना। फंगस जो होती है उनमें नहीं मिलते, कवक में नहीं मिलते हैं। प्लांटी, प्लांटी हमने लिख दिया, पादप उनमें मिल रहे हैं। जंतु, जंतु में मिलते हैं। मैंने पर्टिकुलरली प्रोटिस्टा जगत साइड में लिखा। हाँ, प्रोटिस्टा जगत में होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा में, क्या बोला हमने? प्रोटिस्टा जगत होता है ना, उस प्रोटिस्टा जगत के अंदर बेटा कई प्रकार के जीव होते हैं, जैसे आपके कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं, जब ये आएगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे युग्लिना, नाम सुना होगा आप सभी ने, बिल्कुल सुना होगा। कौन बेटा जी? आपका युग्लिना जो होता है, याद रखना कौन? युग्लिना जो होता है वो एक प्रकार का, देखो यूं सोचो, एक स्कूल है, एक स्कूल है ना। हमेशा क्या होता है ना कि हमें एग्जांपल याद करने के लिए कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ता है चीजों को, ताकि चीजें समझ में आए। एक स्कूल है, अब स्कूल की, ध्यान से सुनना, उस स्कूल में कई सारी क्लासेस हैं, कई सारी क्लासेस हैं। ऐसे प्रोटिस्टा क्या बेटा? जगत है, उसमें कई सारी क्लासेस आती हैं, कई सारे प्रकार के आपके क्या होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको नाम बताना चाहूं, क्राइसोफाइट्स होती हैं, युग्लिनॉइड्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, अवपंख कवक होती है, प्रोटोजोआ होते हैं। ये जो शब्द मैंने यूज में लिए हैं, ये प्रकार हैं किसके? प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं, जिसमें से एक समूह होता है जिसका नाम होता है प्रोटोजोआ, जिसका एक उदाहरण मैंने यहां पर लिखा है, कौन? युग्लिना, ठीक है। तो युग्लिना जो एक आधे जीव है, प्रोटिस्टा जगत यानी आधे जगत, पुराना प्राचीन जगत, लेकिन यूकैरियोटिक। तो युग्लिना में क्या मिल रहे हैं? आपके लवक मिल रहे हैं। तो हमने बोला ये पादपों में तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ प्रोटिस्टा जगत में जो प्रोटोजोआ जो समूह है, जिसका एक उदाहरण हमने लिखा युग्लिना, उनमें पाए जाते हैं। क्या हो रहा है? इनमें पाए जाते हैं। बताएं, यहां तक की चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि कहां कहां मिल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं था। चले आगे बेटा जी, आइए तीसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा।
जरा सोचिए और सोच समझकर मुझे बताइएगा, सोचिए और सोच समझकर मुझे बताइए, क्या ये अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग होंगे कि नहीं होंगे? सोचिए। अभी मैंने आपको बताया था, याद रखना यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि हमने ये पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग है। अरे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये भी क्या है? ये भी अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग होता है। याद रखना बेटा, ये भी कैसा होता है? अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग होता है। कौन बेटा जी? आपका लवक। बोलेंगे तो नहीं? चलें आगे, नेक्स्ट। क्यों होता है? ये लिखने की जरूरत है क्या? क्यों होता है? क्योंकि इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। खुद का क्या होता है बेटा जी? डीएनए होता है, भूल मत जाइएगा, ठीक है? चलें आगे, अब आगे चलते हैं। ये जो लवक जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ये लवक में कितनी झिल्लियां होती हैं? ये मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट सोचिए। क्या ये दोहरे आवरण वाले होते हैं कि एकल आवरण वाले होते हैं? देखिए, अंतः द्रव्यजाली का एकल आवरण, गोल्जी का एकल आवरण, है ना, लाइन का एकल आवरण, रसधानी एकल आवरण, राइबोसोम कोई आवरण नहीं है। इन पर माइटोकॉन्ड्रिया पर दो आवरण थे, दो झिल्लियां थी। इन पर ये भी दो आवरण वाले कोशिकांग होते हैं, यानी ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कैसे होते हैं? कोशिकांग होते हैं, ठीक है? अब आप पूछेंगे सर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहर वाली झिल्ली थी, एक अंदर वाली थी, अंदर वाली ने अंदर की तरफ कुछ फोल्ड बनाए थे, घूम गई थी, यहां पर भी ऐसा मिलेगा? नहीं प्रभु, ऐसा यहां नहीं मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ये अर्ध स्वयं नियंत्रित होते हैं क्योंकि इनके पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। अभी सिर्फ इतनी सी बात, क्योंकि संरचना हम देखेंगे, लेकिन किसकी देखेंगे? आइए ध्यान से सुनना बेटा। कितने बिंदु हो गए? 4, 5वां बिंदु अब हम देखने वाले हैं लवक के प्रकार। क्या देखने वाले बच्चों? लवक के प्रकार देखने वाले हैं। ध्यान से सुनना बेटा, लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। सबसे पहला वर्णी लवक, दूसरा हरित लवक, और तीसरा होता है अवर्णी लवक, ठीक है? तो 3 प्रकार मैंने आपको बताया। कौन कौन सा? सबसे पहला वर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के लवक मिलते हैं पादप कोशिकाओं में, या युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, उनमें 3 प्रकार के क्या मिलते हैं? लवक मिलते हैं। वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हमारे कोर्स में ध्यान से सुनना, हमारे कोर्स में जो संरचना, जो स्ट्रक्चर, जो सब कुछ बता रखा है, वो बता रखा है किसका? हरित लवक का, क्योंकि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। क्यों होता है अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताएं, यहां पर वर्ड आ रहा है वर्णी, वर्णक, वर्णक, वर्ड सुना? वर्णक, वर्णक का मतलब जानते हैं ना? वर्णक का मतलब जानते हैं ना? वर्णक को हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट। जैसे मैंने आपसे पूछा हमारी त्वचा का रंग है, हाँ है सर, क्यों है बेटा जी? इसमें मिल रहा है वर्णक, पिगमेंट मिल रहा है। नाम सुना आपने? मेलानिन सुना? मेलानिन वर्णक होता है जो हमारी त्वचा को रंग देता है। अब मेलानिन अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारी त्वचा काली हो जाती है, मेलानिन अगर कम होता है तो हमारी त्वचा गोरी होती है, मेलानिन अगर सामान्य रूप से तो हमारी त्वचा का रंग गेहूं है। अब जैसे अमेरिकन की बात करते हैं, इसकी अमेरिकन की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, तो उनमें त्वचा में मेलानिन की कमी है, इसलिए सफेद रंग, चमड़ी कैसी सफेद है। जबकि हम वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, जैसे आपने क्रिस गेल देखा होगा, है ना, ऐसे लोग देखे ना जिनको हम क्या बोलते हैं? निग्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? निग्रो बोलते हैं, ठीक है? तो बेटा उनमें ध्यान से उनमें मेलानिन भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि मेलानिन थोड़ा सा काले रंग का होता है, ठीक है? अब जरा सोचिए, हमारे अंदर मेलानिन है, हाँ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना निग्रो में मिल रहा था, और इतना कम भी नहीं है जितना अमेरिकन श्वेत में मिल रहा था, अंग्रेजों में मिल रहा था, ठीक है? तो हमारे अंदर मध्यम मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से हमारे रंग कैसा होता है? त्वचा का गेहूं। सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं, वर्णक क्या देते हैं? कलर देते हैं। क्या देते हैं? वर्णक कलर देते हैं। जैसे आपका रक्त का रंग होता है, किसके कारण होता है? हमारे रक्त में, आरबीसी में एक वर्णक मिलता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। तो कुल मिलाकर बात जो होती है, ये वर्णक के पिगमेंट क्या देते हैं? कलर देते हैं, रंग देते हैं, ठीक है? अब जरा सोचिए, यहाँ पर वर्ड क्या है? वर्णी लवक, यानी यहाँ पर वर्णक मिलेगा। हरित लवक, नाम में हरा 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 कुछ आ रहा है, यानी यहाँ पर भी रंग तो है, यानी यहाँ पर भी वर्णक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? अवर्णी लवक। साहब यहाँ पर वर्णक नहीं है, तो याद रखना सबसे पहला बिंदु, इनमें वर्णक नहीं होते। यहाँ पर वर्णक होते हैं और यहाँ पर भी वर्णक होते हैं, ठीक है? तो इतना तो समझ में आ गया कि ये तो कलर नहीं देंगे, ये रंग उत्पन्न नहीं करेंगे। ये रंग उत्पन्न करेंगे, हाँ जी करेंगे, ये करेंगे, हाँ जी करेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये कौन से रंग उत्पन्न करेंगे? सर ये कौन से रंग उत्पन्न करेंगे? आइए पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वर्णी लवक की। आइए ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, जिनको हमने क्या बोला? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? आप पूछेंगे सर ये रंग देंगे? हाँ जी रंग देंगे। कैसा रंग देंगे? ध्यान से सुनना, इनमें वर्णक मिलता है। क्या बोला मैंने? इनमें वर्णक मिलता है। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनना, वर्णी लवक में सबसे पहला बिंदु, इनमें वर्णक होता है। आप पूछेंगे कौन सा? ध्यान से सुनना, इनमें कैरोटीनॉइड नामक वर्णक होता है। कौन सा वर्णक बेटा जी? कैरोटीनॉइड नामक क्या है? वर्णक है। अब आप बोलिए सर कैरोटीनॉइड नामक वर्णक, हाँ कैरोटीनॉइड एक नाम है किसका? वर्णक का, ठीक है? अब सुनना सुनना सुनना, देखो मेरे पास मान लो 2 पेन है, ये भी पेन है और ये पेन नहीं है, लेकिन मान लो अगर 2 पेन है तो दोनों पेन की श्रेणी में आएंगे ना, है ना? मैंने बोला कैरोटीनॉइड, तो हमने एक नाम दिया है। ध्यान से सुनना, कैरोटीनॉइड हमने एक नाम दिया, किसको? एक समूह को। किसको? ध्यान से सुनना, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। एक होता है कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। कैरोटीन बेटा जी एक वर्णक है और जेंथोफिल एक वर्णक है, और ये दोनों वर्णक जिस समूह के अंतर्गत आते हैं उसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड। बताइए सिंपल सी बात, आपको समझ में आई है या नहीं आई है? आई कि नहीं आई? वापस से बोलूं? फिर से सुनना, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक उदाहरण से मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो मान लो आपका पेंसिल बॉक्स है। कौन है? पेंसिल बॉक्स। समझ में आ रहा है? बचपन में सभी के पास होता था, अभी भी होगा, है ना? एक बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, जिसके अंदर पेंसिल भी है, रबड़ भी है, कटर भी है, कई सारी चीजें हैं, है ना? है क्या? उस समूह का नाम क्या है? पेंसिल बॉक्स।
आप अपने दोस्त से बोलेंगे पेंसिल बॉक्स दे दे, वो पेंसिल बॉक्स में आपको सारी चीजें देगा, उसमें रबड़ भी है, कटर भी है, पेंसिल भी है, पेन भी है, ब्लेड, जो भी सब कुछ वो दे देगा। यानी कहीं ना कहीं जरा सोचिए, एक बॉक्स क्या था, एक समूह था जिसके अंदर कई सारी चीजें। उसी प्रकार कैरोटीन एक वर्णक है जो लाल रंग देता है। कैसा रंग देता है बेटा? लाल। और जेंथोफिल एक वर्णक है जो पीला रंग देता है। मैंने बोला कैरोटीन एक वर्णक है जो लाल रंग देता है, जेंथोफिल एक वर्णक है जो पीला रंग देता है, और ये दोनों वर्णक जिस समूह के अंतर्गत आते हैं उस समूह का नाम है कैरोटीनॉइड। अब आप जरा सोचिए कि वर्णी लवक, मान लो ये वर्णी लवक है, ठीक है, एक कोशिका के अंदर ये वर्णी लवक मिल रहा है, और ये वर्णी लवक, ध्यान से सुनना, ये जो वर्णी लवक जो होता है, इस वर्णी लवक के अंदर दो प्रकार के पिगमेंट मिल रहे हैं, दो प्रकार के वर्णक मिल रहे हैं। कौन कौन सा? कैरोटीन और जेंथोफिल। और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड। तो शॉर्ट लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? कि साहब वर्णी लवक वो लवक जो जिसमें एक वर्णक मिलता है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड, जो दो प्रकार का होता है, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। कैरोटीन देता है लाल रंग, जेंथोफिल देता है पीला रंग। अब जरा सोचना, दिमाग लगाना, क्या आपको फूलों का रंग दिखाई देता है? सोचो, क्या आपको फूलों का रंग दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई देता है। किसके कारण होता है? याद रखना, वर्णी लवक जो होते हैं उन्हीं के कारण ही तो फूलों का रंग चटकीला होता है। लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है। तो अलग अलग रंग जो होते हैं फूलों के, वो किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण होते हैं। और एक और पता की बात बताता हूं, आप सभी ने कभी टमाटर देखा होगा, बिल्कुल कच्चा टमाटर जो होता है हरे रंग का होता है। हरे रंग का कैसे रंग का होता है? हरे रंग का, लेकिन बाद में लाल रंग का नहीं हो जाता है ना। हमारी बुक में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने याद रखना है क्या कि टमाटर जब प्रारंभिक अवस्था में मिलता है तो हरे रंग का होता है, लेकिन बाद में लाल रंग का हो जाता है। कैसे? ध्यान से सुनना, इधर देखिएगा, हरित लवक के अंदर वर्णक मिलेंगे जो उत्पन्न करेंगे हरा रंग, जबकि वर्णी लवक के अंदर जो वर्णक मिल रहे थे वो उत्पन्न कर रहे थे लाल या पीला रंग। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, सोच समझकर मुझे आंसर दीजिएगा। एक टमाटर जब प्रारंभिक अवस्था में अपने घर पर लेकर आए तो हरा था, लेकिन बाद में वो लाल हो गया। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में उस टमाटर में मिल रहे थे क्या? हरित लवक, जो बदल गया किसमें? वर्णी लवक में। और वर्णी लवक में बदलने के कारण लाल रंग उत्पन्न हो गया किसका? टमाटर का। तो ये बिंदु जरूर याद रखना मेरे भाई, भूल मत जाना। टमाटर, लाल मिर्च, ना लाल मिर्च नहीं, सिर्फ मिर्च लिख देता हूं, टमाटर और मिर्च, टमाटर और मिर्च में प्रारंभ में हरित लवक होता है, हरित लवक होता है, जो बाद में वर्णी लवक में, याद रखना, वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा जी? याद रखना, वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है। बताइए, सिंपल सी बात समझ में आई है। तो पहला लवक हमने कौन सा देखा? वर्णी लवक। सब वर्णी लवक जो होता है उसका कार्य क्या होता है? फूलों को रंग देना या कुछ सब्जियों को रंग देना। जैसे टमाटर में और मिर्च में लाल रंग जो हो रहा है। जैसे आपने पीली शिमला मिर्च नहीं खाई है, खाइए कभी पीली शिमला मिर्च, जरा सोचिए वो शिमला मिर्च, आप बोलेंगे सर हमने तो हरी देखी है, पीली भी आती है, लाल भी आती है। हाँ, पीली भी शिमला मिर्च आती है, लाल भी शिमला मिर्च आती है। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ये शिमला मिर्च पीली, ये लाल, हरी आपने देखी है, किसके कारण हो रही होगी पीली, किसके कारण हो रही होगी लाल, किसके कारण है हरी? तो बेटा हरी के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा? हरित लवक। जबकि लाल और पीली के रिस्पांसिबल कौन होगा? वर्णी लवक। अब जरा सोचिए, टमाटर आपको कैसा दिख रहा था? प्रारंभिक अवस्था में हरा दिख रहा था, लेकिन बाद में लाल हो गया, यानी कलर चेंज क्यों हुआ? तो याद रखना, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या मिल रहा था? हरित लवक मिल रहा था, जो बाद में वर्णी लवक में बदल गया था। जरूर याद रखना, वर्णी लवक में पिगमेंट जो मिलते हैं, वर्णक जो मिलते हैं, क्या नाम होता है? कैरोटीनॉइड। दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन देता है लाल रंग, जेंथोफिल देता है पीला रंग। इनका मुख्य कार्य फूलों को रंग देना। खत्म, खलास, इतनी सी बात। बताएं, क्या ये पहला प्रकार आपको समझ में आ गया? कौन? वर्णी लवक। अब किसकी बात करते हैं ये जल्दी से? किसकी बेटा? हरित लवक की। हरित लवक नहीं, हरित लवक की बात नहीं करेंगे अभी। आप बोलेंगे काहे? क्योंकि हरित लवक तो मेन है, इसको तो आराम से देखेंगे। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, किसको? अवर्णी लवक को। आइए देखते हैं कौन बेटा? अवर्णी लवक, इसको हमने क्या बोला? ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, आपने बोला सर ये रंग नहीं देगा, मैंने बोला हाँ जी, ये रंग नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें वर्णक अनुपस्थित होते। चलिए जी, वर्णक क्या है? अनुपस्थित है, कोई वर्णक नहीं मिल रहा किसमें? आपके अवर्णी लवक में। जब वर्णक नहीं है तो रंग नहीं मिलेगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलेंगे कार्य क्या कर रहा है? फिर रुको, ये बेटा जी भोजन को संचित का मतलब होता है स्टोर करता है। क्या बोला भैया? क्या करते हैं बेटा जी? भोजन को स्टोर करते हैं। कोई कलर नहीं दे रहे क्योंकि इनमें वर्णक नहीं है, तो काम क्या? ये भोजन को स्टोर कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, भोजन जो होता है, भोजनीय पदार्थ तीन ही होते हैं मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या क्या बोला? ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नाम सुना है? तेल, वसा, नाम सुना है? नहीं सुना? इधर देखो, तीन प्रकार के भोजनीय पदार्थ होते हैं, ठीक है? कौन कौन सा बेटा? एक होता है आपका, ध्यान से सुनना, एक होता है तेल या वसा, दोनों को मिलाकर बोला जाता है लिपिड। जिनको नहीं पता आज की बात भूल मत जाना कभी भी, क्या कि तेल जो आप सिर पर लगाते हो, सब्जियां जो तलते हो, होता है ना तेल, तेल एक प्रकार का लिपिड है। वसा, मोटापा आ जाता है, बोलते हैं ना फैट आ गई है ना, तो फैट यानी वसा, वो भी एक प्रकार का लिपिड है। यानी लिपिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो तेल होता है या वसा होती है, ठीक है? तो हमने बोला कि भैया जरा सोचिए, मैंने तला हुआ खाना खाया, मेरे अंदर क्या जा रहा है? तेल जा रहा है ना, ठीक है? मैंने मान लेते हैं मैदे वाला खाना खाया, जिसमें मैदा ज्यादा होता है, उसमें क्या होती है? वसा होती है, खाया मैंने, ठीक है? अब जरा सोचिए मेरे अंदर क्या जा रहा है? तेल या वसा? या मैं सिंपल बोलूं, मेरे अंदर क्या जा रहा है? लिपिड जा रहा है, ठीक है? और क्या होता है बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्य भोज्य पदार्थ। और क्या होता है? सब प्रोटीन होता है, ठीक है? सिंपल तरीके से मैंने बोला, लिपिड होता है मुख्य भोजनीय पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। अब ध्यान से सुनना, वो अवर्णी लवक जो इसको स्टोर करेंगे, इनको स्टोर करेंगे, उन्हें, ध्यान से सुनना, उन्हें बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, हिंदी में बोलते हैं तेल लवक। हिंदी में बोलते हैं तेल लवक, इंग्लिश में बोलते हैं, खुद बोलकर देखो आपसे बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा,
ELAIOPLAST, इलियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट बोल सको तो बोल लेना, नहीं बोला जाए तो सिंपल तेल लवक। तो जरा सोचिए, तेल लवक किसका प्रकार है? अवर्णी लवक का पहला प्रकार तेल लवक, जो स्टोर करेगा किसको? वसा को या तेल को, या मैं सिंपल बोलूंगा लिपिड को। ठीक है। दूसरा नाम में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी खाते हो, उस रोटी में क्या होता है? स्टार्च होती है। स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड, और वो क्या होता है बेटा जी? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन? स्टार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंड। तो याद रखना, दूसरा अवर्णी लवक का नाम है मंड लवक। क्या बोलते हैं बेटा जी? मंड लवक। इंग्लिश में बोलते हैं अमाइलो प्लास्ट। बताएं, सिंपल सी बात है। तो अमाइलोप्लास्ट या मंड लवक क्या थे? वो अवर्णी लवक जो मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। आखिरी नाम से पता लगेगा, देखिए क्या नाम है इसका? प्रोटीन लवक। बहुत हिंदी में बहुत सिंपल, प्रोटीन लवक। इंग्लिश में इसको अलग नाम है एल्यूरोप्लास्ट। इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रोटीन लवक। नाम से पता लग रहा है जो किसको संचित करेंगे? प्रोटीन को। अब प्रभु मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक झटके में समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। क्या आप आलू खाते हो? खाते हो नहीं खाते? मैं तो बड़े शौक से खाता हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आलू का पराठा, आलू की सब्जी, बड़ा अच्छा लगता है। पानी आ जाता है एक बार आलू का नाम सुनते ही, आलू की सब्जी ध्यान आती है, आलू का पराठा ध्यान आती है ना? आलू खाते हो? आलू में क्या होता है? मंड होता है। अब दिमाग लगाओ, सोचो, आलू एक पादप है, नहीं है? आलू क्या जंतु से उत्पन्न हो रहा है कि पादप से उत्पन्न हो रहा है? इतना तो कॉमन सेंस लगा। आलू पादप से उत्पन्न हो रहा है। आलू की जो कोशिकाएं हैं यानी पादप की कोशिकाएं हैं। आलू की कोशिका में, ध्यान से सुनना, इमेजिन करना, डूब जाना जो मैं बता रहा हूं। आलू की कोशिकाएं जो होंगी, उन कोशिकाओं के अंदर लवक मिल रहा है। कौन सा? अवर्णी लवक। और वो भी कौन सा अवर्णी लवक बेटा जी? आपका मंड लवक। तो जरा सोचिए, आलू क्या स्टोर कर रहा है? मंड। कहां पर कर रहा है? आलू की कोशिका के अंदर मिल रहा है अवर्णी लवक। कौन सा? मंड लवक। ठीक है, तो उदाहरण याद रखना, क्या? आलू। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण याद रखना, आलू। अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने पालक खाई है? आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना मेरे भाई, पालक में क्या होता है? प्रोटीन होता है, जबरदस्त होता है। कहां पर होगा? सोच लेंगे आप। अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने कटहल खाया है? खाया कटहल? खाया होगा, कटहल खाया? कटहल में क्या होता है? कटहल के बीज खाए कभी? बीज कटहल खाया? कटहल खाया होगा। कटहल जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें भर भर के तेल होता है। अरंडी देखिए आपने? अरंडी, कैस्टर, नहीं सुना? चलिए, अरे मूंगफली, अरे कोकोनट, इनसे सबसे तेल निकलता है कि नहीं निकलता? सूरजमुखी, सरसों, सूरजमुखी बोलो, सरसों, बहुत सिंपल। सरसों का तेल नहीं लगाते? सरसों क्या है? पादप है। तो सरसों पादप की जो कोशिकाएं होंगी उनमें क्या मिलेगा? आपका अवर्णी लवक मिलेगा। कौन सा तेल लवक? जिसमें तेल है मेरे भाई, बताओ, इससे सिंपल और क्या होगा? तो ये था हमारा दूसरा लवक। कौन सा? अवर्णी लवक। भोजन स्टोर कर रहा है, बस कोई रंग नहीं दे रहा क्योंकि उसमें वर्णक नहीं। बताएं, ये दूसरा समझ में आ गया। अब तीसरा है और आखिरी है, कौन बेटा? आपका हरित लवक। तीसरा और आखिरी हरित लवक। ठीक है, अब इस हरित लवक को मेरे भाई हम पढ़ेंगे आराम से, तसल्ली से नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या? हरित लवक थोड़ा सा बड़ा है, इसकी हम संरचना देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा जी? हरित लवक, क्योंकि हमारे कोर्स में यही दे रखा है। पढ़ेंगे, दोहरा आवरण होता है, अंदर फिर मिलता है कुछ पीठिका मिलती है, उस पीठिका में थाइलेकॉइड होते हैं, थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे होते हैं, बनता है ग्रेनम, कई सारे ग्रेनम जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है? पीठिका पटलिकाएं जुड़ती हैं, बनता है ग्रेना। फिर यहां पर होता है प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखना, सोचना ये सिर्फ इतनी सी बात, हरित लवक जो होता है वो हरा रंग देता है। अब हरा रंग क्यों देगा? क्योंकि इसके अंदर कोई वर्णक मिलेगा। कौन सा वर्णक मिलेगा? आप सीधा बोलेंगे क्लोरोफिल, मैं बोलूंगा रुक जाओ, थम जाओ, अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले किसके बारे में? हरित लवक के बारे में। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो बेटा जी ये था आज का टोटल लेक्चर। अब समय हुआ है आपका 1 मिनट रिवीजन। आज मैंने आपको पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया और लवक बताया। लवक भी अर्धस्वय नियंत्रित कोशिकांग होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्धस्वय नियंत्रित कोशिकांग होते हैं। जरूर याद रखना, दोनों में डीएनए होता है और दोनों में राइबोसोम भी होते हैं। जरूर याद रखना, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। लवक जो होते हैं बेटा जी आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, जिसमें पर्टिकुलरली अवर्णी लवक कोई रंग उत्पन्न नहीं कर रहा, कोई वर्णक नहीं है उसमें, तो क्या कर रहा है? भोजन को स्टोर कर रहा है। तो भोजन के आधार पर वो भी 3 प्रकार का है, तेल लवक, मंड लवक और प्रोटीन लवक, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी वर्णी लवक की, जो वर्णक तो है लेकिन वो वर्णक केवल फूलों को रंग दे रहे हैं, कुछ सब्जियों को रंग दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आखिरी जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, कौन? हरित लवक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, वो रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, उपरोक्त में से कौन सा कोशिका अंगक अर्धस्वय नियंत्रित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, दोनों ए और बी या कोई नहीं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर लगाइएगा फटाफट। दूसरा प्रश्न बच्चों, कौन से लवक में वर्णक अनुपस्थित होते हैं? किस में वर्णक नहीं मिलते हैं? वर्णी लवक में, अवर्णी लवक में, हरित लवक में या कोई नहीं? चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न था हमारा, उपरोक्त में से कौन सा कोशिका अंगक अर्ध स्वयं नियंत्रित था? मैंने आपको बताया था दोनों है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लवक भी है, दोनों के पास खुद का डीएनए है, आधे तरीके से केंद्रक से और आधे तरीके से खुद ही अपने आप को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ए और बी, भूल मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से लवक में वर्णक अनुपस्थित होते हैं? कौन सा लवक है जिसमें वर्णक नहीं मिलते हैं? सोचिए, वर्णी लवक में मिल रहे हैं भाई, हरित लवक में मिल रहे हैं, आंसर सीधा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक में कोई भी वर्णक नहीं मिल रहा, खत्म, खलास। अब मेरे ख्याल से एक एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट किया है दोनों प्रश्नों को। ठीक है, होमवर्क मिलेगा बेटा जी नीचे होमवर्क सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कोशिका कंकाल की, तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ हरित लवक भी पढ़ेंगे। याद रखना, हम हरित लवक भी पढ़ेंगे और हम कोशिका कंकाल भी पढ़ेंगे। साइटोपंजर बोला जाता है, ये क्या होता है सब कुछ आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।